नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमित और योर मनी जहां पर हम बातचीत करते हैं पर्सनल फाइनेंस को लेकर, हम बातचीत करते हैं आपके पोर्टफोलियोज को लेकर, आपके ग्रोथ प्लान्स को लेकर और किस तरह से आप एक अच्छा पोर्टफोलियो मैनेज करने के बाद अपने ग्रोथ प्लान्स को अचीव कर सकते हैं, इन सब को लेकर। तो अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं योर मनी में अलग अलग माध्यम के जरिए। हमारे साथ आप व्हाट्सएप के जरिए जुड़ सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ईमेल के जरिए yourmoney@nw18.com, ये हमारा मेल आईडी है। इसके अलावा आप आस्क आवाज योर मनी इस हैशटैग के जरिए सोशल मीडिया के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग जानकार हमारे साथ जुड़ते हैं और आज भी हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऋषभ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर ऋषभ देसाई मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करेंगे आपके पोर्टफोलियो को लेकर। कुछ सवालों पर जवाब लेंगे हम उनसे और साथ ही साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक भी होंगे जिनसे भी हम देसाई साहब की एक राय जरूर लेंगे। देसाई सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज सबसे पहले जो एक इंटरेस्टिंग टॉपिक हमने उठाया है वो है स्विचिंग और रिडम्पशन म्यूचुअल फंड्स को लेकर। आमतौर पे निवेश तो कोई भी कर लेता है अलग अलग जानकारों से पूछ के, अलग अलग वेबसाइट्स के जरिए, अलग अलग दोस्त यारों के जरिए, एडवाइजर्स के जरिए, लेकिन कब उनमें से निकलना है, कब उसमें से स्विच करना है, ये एक सबसे क्रूशल हिस्सा होता है। कब बाहर आया जाए उस फंड से, एग्जिट करना सही है कि नहीं है, कब इक्विटी से डेट में जाने का समय आ गया है, कब उनको अमंग म्यूचुअल फंड्स स्कीम में रिडीम करना चाहिए या स्विच करना चाहिए, वहाँ ज़रूरत आती है आपके जैसे एक्सपर्ट की। तो देसाई साहब, आप क्या सजेस्ट करते हैं, कितनी इंपॉर्टेंस है इस टॉपिक की, कब इसका एग्जिट होना चाहिए, कौन इसका चुनाव करे, कैसे इसको अपने रेगुलर फीचर्स में ऐड करे, कैसे, क्या की हाइलाइट्स हैं इस पूरे ही एस्पेक्ट के? सुमित जी, पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे शो पर बुलाने के लिए। और ये आपने बहुत सही प्रश्न पूछा है कि काफी लोग समझ नहीं पाते हैं कि कब स्विच करना चाहिए, कब रिडीम करना चाहिए और कब इक्विटी से डेट में करना चाहिए। ये मैं 3 एस्पेक्ट्स में ब्रेक आपका क्वेश्चन करूंगा। मैं पहले मैं रीबैलेंसिंग के बारे में थोड़ा जानकारी दूंगा व्यूअर्स को, बाद में रिव्यू के बारे में दूंगा और बाद में रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में दूंगा। पहले हम रीबैलेंसिंग जो बोलते हैं कि कब हम इक्विटी से निकलना चाहिए, इक्विटी टू डेट में कब करना चाहिए। ये रीबैलेंसिंग 3 एस्पेक्ट पे निर्भरित होता है। पहले आपका गोल, दूसरा आपका रिस्क और तीसरा आपका टाइम होराइजन। और ये तीनों में मैं एग्जांपल दे देता हूं। मैं मान लीजिए कि आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन लंबा है, बराबर, और इक्विटी में लंबा भी होना चाहिए, और आपका एक सर्टेन गोल है कि आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ मनी 10 साल के, 15 साल के, 20 साल के बाद आपको अक्यूमुलेट करना है। अभी ये पर्टिकुलर सिनेरियो में आप बीच बीच में इक्विटी टू डेट करेंगे तो आपका रिटर्न्स उस तरीके से आपका जनरेट नहीं हो पाएगा। आप वो इंटरफेयर कर रहे वो कंपाउंडिंग प्रोसेस में। अभी इसमें रीबैलेंसिंग कब करना चाहिए कि मान लो कि 15 साल का टाइम होराइजन है, 15 साल के नजदीक आते आते 13 साल के 14 साल पे आप रीबैलेंसिंग कीजिए फ्रॉम इक्विटी टू डेट, क्योंकि इक्विटी इतना वॉलेटाइल एसेट क्लास है। तो जब मार्केट अच्छा होता है, इसलिए मैं हमेशा मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूं कि जब आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हो, आप एक 2 साल का आगे और पीछे एक बफर पीरियड रखिए। तो जब आप 15 साल के नजदीक आएंगे, आपका गोल नजदीक आ रहा है, टाइम होराइजन नजदीक आ रहा है, तब आप इक्विटी से डेट में स्लोली शिफ्ट करिए। नंबर 1। नंबर 2, मान लीजिए कि आप एक रिस्क कॉशियस इन्वेस्टर है कि मुझे एक 50% इक्विटी और 50% डेट में उतना ही मेंटेन करना है, एक सर्टेन परसेंटेज एलोकेशन, राइट। सो उसमें आप रेगुलर इंटरवल्स पे आप रीबैलेंस कर सकते हैं। जब आपका इक्विटी मान लो 50% से 65-70% हो जाता है, तब आप उसमें से थोड़ा बहुत रिडीम करके आप 50% तक आप इक्विटी पे ला सकते हैं। और तीसरा, क्योंकि ये इक्विटी एक बहुत ही वॉलेटाइल एसेट क्लास है, एक मिनिमम 5 साल का होल्डिंग पीरियड एट ऑल गिवन पॉइंट ऑफ टाइम होना ही चाहिए। आप साल में एक बार आप रिव्यू, 1 या 2 बार आप रिव्यू कर सकते हैं, मगर इसमें जब आप रीबैलेंसिंग करते हैं तो एनीवेयर आपका जो टाइम होराइजन है, डिपेंडिंग जो टाइम होराइजन है 3 to 5 इयर्स के बीच में आप रीबैलेंस कर सकते हैं। ये हो गया पूरा रीबैलेंस का कैसा होना चाहिए। दूसरा, जब हम साल में 1 या 2 बार हम डॉक्टर्स के साथ हेल्थ चेकअप करते हैं, वैसे ही एक वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव पे 1 या 2 बार आप अपने एडवाइजर के साथ बैठ के आप अपना वैल्यूएशन डिस्कस कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं कि फंडामेंटल म्यूचुअल फंड्स में सही चल रहे कि नहीं चल रहे। मेरा गोल
जो गोल मैंने डिसाइड किया है वो जी। गोल के आसपास मेरा अमाउंट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो उस हिसाब से एक या दो बार आप रिव्यू कर सकते हैं। ओके। अभी रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं मैं। आप 5 साल तो होल्ड रखिए 5 साल के पहले पहले आप फेरफार ना करें तो बेटर रहेगा। ग्रोथ स्ट्रेटेजी जो रहते हैं उसमें वंस इन 5 इयर्स आप मान लो कि फंड अंडर परफॉर्म कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, तो उसमें से आप शिफ्ट कर सकते हैं। और जो सिक्लिकल होते हैं, जो वैल्यू ओरिएंटेड रहता है, सेक्टोरियल रहता है, थीमेटिक होता है, एनीवेयर बिटवीन 7 to 10 इयर्स में आप अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है, अच्छा नहीं कर रहा है, तो आप उसमें निकल के रिस्ट्रक्चर आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में कर सकते हैं। ओके ऋषभ जी, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, लेकिन संक्षेप में उसका जवाब दीजिएगा। हर चीज की एक कॉस्ट होती है और एग्जिट की भी कॉस्ट होती है, रीबैलेंसिंग की भी कॉस्ट होती है। तो जो निवेशक नए हैं, नया नया निवेश कर रहे हैं, उनको इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो क्या चीजें इससे इन्वॉल्व हैं, अटैच्ड हैं, टैक्सेशन कैसा होगा, कॉस्ट क्या इसमें इन्वॉल्व होती है? सो ब्रॉडली इसमें दो तरह के कॉस्ट आ जाते हैं। आप जब शॉर्ट टर्म में पैसा निकालते हैं, मतलब 1 साल के पहले आप पैसा निकालते हैं, तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लग जाता है। और आप लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल के बाद आप निकालते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स लगता है ओवर एंड अबाउ ऑफ 1 लाख रुपीज, वो 10% है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स आपको 15% लगता है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स आपको 10% लगता है। इसके अलावा आप अगर एग्जिट लोड करके भी कुछ होता है म्यूचुअल फंड्स में, यूजुअली टिपिकली आप 1 साल के अंदर अंदर आप निकालते हो, तो उसमें एक फिक्स्ड एग्जिट लोड परसेंटेज लग जाता है। अभी किन किन म्यूचुअल फंड्स में 1 साल होता है, किन किन में 2 साल और किन किन में 3 साल भी आ जाता है। तो इन्वेस्टर्स को खास ये ध्यान में रखना चाहिए, टैक्सेशन आ जाता है और एग्जिट लोड भी आ जाता है। तो ये फाइनेंशियल एस्पेक्ट तमाम आपके सामने रखे गए हैं रीबैलेंसिंग को लेकर। अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो किस तरह से करें, एग्जिट कैसे करना चाहते हैं तो कैसे अपने पोर्टफोलियो को आप रिव्यू कर सकते हैं, रीबैलेंस कर सकते हैं। आपने अभी भी ऋषभ जी को सुना। अब हम शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की और बातचीत करेंगे कुछ दर्शकों के सवालों को लेकर भी। सबसे पहले जो सवाल की हर रोज जो हमारे पास सवाल आते हैं वो विनय, मतलब अलग अलग दर्शकों से आते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए विनय जी मौजूद भी हैं, जिनसे हम चर्चा कर लेते हैं उनके सवाल को लेकर। तो विनय जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका, पूछिए। चलिए, शायद विनय जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन विनय जी का सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पर जरूर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। विनय जी ने पूछा है कि कब और कितना एक रीबैलेंस और रिव्यू की ज़रूरत है, और साथ ही साथ उनका ये भी मानना है कि कैसे कैसे इसमें गोइंग फॉरवर्ड करना चाहिए। तो ऋषभ सर, जो सवाल आपके सामने आया है विनय जी का, वो उन्होंने पूछा है कि 35 साल उनकी उम्र है और पोर्टफोलियो करीब करीब उनका 4.5 लाख रुपए का है, और वो ये चाहते हैं कि पोर्टफोलियो को आप रिव्यू करें और वो कुछ रकम जो है वो डेट फंड में भी निवेश करना चाहते हैं। तो कैसे इसको वो कंटिन्यू कर सकते हैं, आपकी टिप्पणी क्या होगी इसके ऊपर? सुमित जी, उनके 3 गोल्स है मैं जो पढ़ पा रहा हूं मैं। 4.5 लाख रुपए का करंट पोर्टफोलियो है। 10 इयर्स उनको 5 करोड़ चाहिए, 18 साल में 1 करोड़ चाहिए और 25 साल में उनको 1 करोड़ चाहिए। ठीक है, अभी मैं पहले उनका पोर्टफोलियो देख लेता हूं मैं। उनके पोर्टफोलियो में 2 लार्ज कैप फंड है, उनको 2 की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 की जरूरत है। एक एक्टिव है और एक पैसिव है। एक्टिव लार्ज कैप सेगमेंट अभी थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है आउट परफॉर्म करने के लिए उनके जो रिस्पेक्टिव लार्ज कैप इंडाइसेस है। तो मैं पहले तो ये उनको रेकमेंड करूंगा कि वो ब्लू चिप, एक्सिस ब्लू चिप में से निकल के सिर्फ यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ही निवेश रखे। दूसरा, क्योंकि उनका टाइम होराइजन काफी लंबा है, मैं ये एडवाइस करना चाह रहा हूं कि लार्ज कैप थोड़ा कम कर दे और मिड और स्मॉल कैप में अच्छा एक्सपोजर ले। और एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा कि फ्लेक्सी कैप स्ट्रेटेजीज भी अच्छा लार्ज कैप लेता है, तो उनको लार्ज कैप का वैसा टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। तो उनको मैं ये रेकमेंड करूंगा कि एक्सिस ब्लू चिप को रिप्लेस करके 5,000 ईच एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें। मिड कैप में पीजीआईएम मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में देख सकते हैं और स्मॉल कैप में कोटक स्मॉल कैप फंड देख सकते हैं निवेश करने के लिए। अभी मान लो 12% CAGR रिटर्न्स में इक्विटी में पकड़ लेता हूं, उनका पोर्टफोलियो वैल्यू प्लस सिप रिटर्न्स एट द एंड ऑफ 10 इयर्स 1 करोड़ 30 लाख हो जाता है। तो वो उनका जो 5 करोड़ का गोल है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अगर वो लंबे समय तक होल्ड करते हैं तो 18 साल और 25 साल में उनका 4 करोड़ 17 लाख हो जाता है और 10 करोड़ 25 लाख हो जाता है। तो उनके सेकंड और थर्ड गोल इजीली फुलफिल हो रहे, फर्स्ट गोल इजीली फुलफिल नहीं हो पा रहा है। मैं फर्स्ट गोल में रेकमेंड करूंगा कि वो 18 साल
के बाद वो फर्स्ट गोल का टाइम होराइजन रखें। शॉर्ट टर्म में फुलफिल 10 इयर्स में फुलफिल नहीं हो पा रहा है। तो रणनीति बताई गई है विनय जी की तरफ से आपको, और आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना पोर्टफोलियो रीबिल्ड कर सकते हैं। दिनेश फोगाट साहब ने भी एक सवाल भेजा है हमें, और फोगाट साहब का ये सवाल है कि उनकी उम्र 37 साल है, 20 साल में वो 4 करोड़ का एक लक्ष्य साध कर चल रहे हैं। मौजूदा निवेश करीब करीब 25,000 रुपए की SIP का है, और बहुत सारे फंड्स के नाम भी उन्होंने भेजे हैं। तो ऋषभ सर क्या करें, क्योंकि गोल तो अचीवेबल लग रहा है, थोड़ा सा अगर इंक्रीमेंटल SIP और इसमें ऐड कर लेंगे 20 साल में तो शायद इजीली अचीवेबल हो जाएगा। आपकी राय क्या है? दीपक जी का जो मैं प्रश्न पढ़ पा रहा हूँ उसमें वो करंटली 11,500 का SIP ऑन गोइंग है। उन्होंने 3,000 जो है वो सुंदरम स्मॉल कैप फंड में पॉज किया हुआ है। करंटली उनका जो फंड सिलेक्शन है मुझे ठीक लग रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं नजर आ रही है। मैं सिर्फ एक ही चेंज करना चाह रहा हूँ कि जो सुंदरम स्मॉल कैप फंड है उसमें से निकल के, क्योंकि वो उनके जो पीयर्स है, जो स्मॉल कैप कैटेगरी में पीयर्स है, उनसे काफी लैग कर रहा है परफॉर्मेंस में, वो उतना अच्छा नहीं कर पा रहा है। और मैं देख पा रहा हूँ उनके पास दो ये दिनेश जी का सवाल है, दीपक जी का सवाल का आप शायद जवाब दे रहे हैं। मैंने आपसे दिनेश जी के सवाल पे पूछा है। I'm very sorry. I'm sorry. I am correcting myself. तो जो मैं दिनेश जी का मैं जो पोर्टफोलियो में देख रहा हूं मैं, उनका पोर्टफोलियो जो है वो ज्यादा मिड और स्मॉल कैप में काफी स्क्यूड है, और काफी बैलेंस भी नहीं है वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो पहले मैं ये रेकमेंड करूंगा कि जो उनका जो लार्ज कैप, तो एक लार्ज कैप जो ABSL फ्रंटलाइन इक्विटी है वो बंद करे, और क्वांट स्मॉल कैप में वो बंद करे, क्योंकि वो उनका लार्ज कैप काफी अच्छा नहीं कर रहा है अनफॉर्चुनेटली। और उनका जो स्मॉल कैप सेगमेंट है उसमें 40% एलोकेशन प्योर स्मॉल कैप में जा रहा है वो, क्योंकि बहुत हाई रिस्क ले रहे हैं। स्मॉल कैप सेगमेंट काफी वॉलेटाइल होता है, काफी सिक्लिकल होता है, और डाउनसाइड रिस्क भी उसमें काफी होता है। तो ये मैं रेकमेंड करूंगा कि HDFC सेंसेक्स फंड में 5,000 की SIP करे, वो नया फंड में इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूं मैं। UTI फ्लेक्सी कैप फंड में 5,000 करे, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में वो 5,000 करे, वो नया फंड है। SBI मैग्नम में वो 5,000 करे, और निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में वो 5,000 करे। अभी मैं वो देख पा रहा हूँ कि उनके पास PPF, NPS और सुकन्या समृद्धि योजना भी है। वो काफी उनको वो पोर्टफोलियो में अच्छा सा कुशन देगा अगेंस्ट जो इक्विटी, जो वॉलेटाइल एसेट क्लास है, और उनको इसमें टैक्सेशन बेनिफिट भी मिल जाता है अंडर सेक्शन 80C और 80CCD। अभी मैं उनका जो 12% में अज्यूम कर रहा हूं मैं, 25,000 वो इन्वेस्ट करते पर मंथ, 20 इयर्स में उनको 2,50,00,000 ही मिलेंगे। उनका गोल अमाउंट फुलफिल नहीं हो पा रहा है। उनको 40,000 रुपीज पर मंथ इंक्रीज करना पड़ेगा SIP टू रीच 4 करोड़ ऑफ रुपीज। तो आपकी जो SIP है उसका थोड़ा साइज बढ़ाएं, करीब करीब 40,000 रुपए के आसपास लेकर जाएं पहली चीज़, तभी आप वो जो टारगेट आपने 4 करोड़ का साधा है वो अचीव हो पाएगा। इसको आप इंक्रीमेंटल वे में भी लेके जा सकते हैं, यानी कि धीरे धीरे ही बढ़ा सकते हैं और 40,000 के पार भी ले आ सकते हैं। और दूसरा, आपका जो स्मॉल कैप में ओवर एक्सपोजर है उसको थोड़ा सा कम करें, क्योंकि रिस्की एसेट होते हैं वो, तो वहाँ पर ओवर एक्सपोज होना, अंडर परफॉर्मेंस वैसे भी रही है स्मॉल कैप स्पेस की, तो वो भी आपके लिए थोड़ा कंसर्न रह सकता है। VK पांडे साहब का भी एक सवाल हमारे साथ मौजूद है, बलिया से उन्होंने सवाल पूछा है। 41 साल उनकी उम्र है और करीब करीब 30,000 रुपये किस फंड में निवेश करना चाहते हैं, मतलब उनको लगता है कि वो 30,000 रुपये निवेश कर सकते हैं, तो किस फंड में उनका निवेश होना चाहिए। 15 लाख रुपए का एक मुश्त निवेश वो ऑलरेडी कर चुके हैं, और 20 साल में 15 करोड़ रुपए का लक्ष्य साध रहे हैं। तो जो लक्ष्य इन्होंने बताया है करीब करीब 15 करोड़ रुपए का, मौजूदा 12% 13% के रिटर्न के हिसाब से तो अनअचीवेबल दिखाई पड़ रहा है ऋषभ सर, करीब 20 सालों में। लेकिन क्योंकि आपने अभी कहा कि 4 करोड़ के लक्ष्य के लिए 40,000 रुपये की SIP चाहिए, तो अगर उसी आंकड़े को मान के चलूँ तो आपकी जो SIP होगी वो करीब करीब 1,20,000 से 1,30,000 रुपये बैठेगी, तब जाके वो शायद अचीव हो पाएगी। आप भी इससे एग्री करते हैं या फिर कुछ चेंजेस की ज़रूरत है? आपसे बिल्कुल सहमत हूं मैं। जो पहले तो उनका जो मैं पोर्टफोलियो पढ़ पा रहा हूं मैं, उन्होंने जो 15 लाख जो म्यूचुअल फंड्स में जो निवेश किया है, उन्होंने बताया नहीं है कि वो इक्विटी में है, डेट में, वो पोर्टफोलियो भी दिया हुआ नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन दूं उससे पहले कि ये ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ओवर डाइवर्सिफाई नहीं होना चाहिए, और मैं उनके रिस्क के साथ में छेड़छाड़ करना नहीं चाह रहा हूं मैं। अभी ऑल्सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर उन्होंने जो ये 15 लाख है वो डेट में है कि गोल्ड में है,
और इक्विटी म्यूचुअल फंड्स नहीं है, तो ये मेरे जो रिकमेंडेशन है मैं बताना चाह रहा हूँ, वो जो 30,000 जो एसआईपी करना चाह रहे, उसमें से 15% वो एचडीएफसी सेंसेक्स फंड में कर सकते हैं। कैनरा रिबेको फ्लेक्सी कैप में 15% कर सकते हैं। वो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 15% कर सकते हैं। एसबीआई फोकस फंड में 15% कर सकते हैं। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में 20% करे और डीएसपी स्मॉल कैप फंड में 20% करे। मैं उनका मिड और स्मॉल कैप में थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर देना चाह रहा हूँ, क्योंकि उनका 20 इयर्स का लॉन्ग टर्म टाइम होराइजन है। लार्ज कैप में हमने देखा है लॉन्ग टर्म में उतना वेल्थ क्रिएट नहीं होता है जितना मिड और स्मॉल कैप में वेल्थ जनरेट हो रहा है। जैसे आपने पहले बोला कि उनको जो अगर मैं 12% सीएजीआर में रिटर्न्स पकड़ लेता हूं, मैं वो 30,000 पे वो सिर्फ 3 करोड़ ही वेल्थ बना पा रहे हैं वो। अगर उनको 15 करोड़ चाहिए तो वो 1,50,000 एसआईपी कर सकते हैं, या फिर उनको उतना बढ़ाना नहीं है तो 30,000 पे वो एनुअल टॉपअप भी कर सकते, ओनली 20%। सो दो ऑप्शंस में दे रहा हूं, आइदर 1,50,000 पे एसआईपी करें या फिर 30,000 पे हर साल 20% का टॉपअप करें। तो थोड़े से फेर बदल की ज़रूरत है और थोड़ा सा आपको अपने एसआईपी के साइज़ को बढ़ाने की ज़रूरत है, तो आपका गोल एक बार को इजीली अचीवेबल दिखाई पड़ रहा है। लेकिन अभी के लिए आपने जो एसआईपी रखी हुई है उसमें कुछ बदलाव अगर आप करना चाहते हो तो फंड्स भी आपको बताए गए, और अगर आप एसआईपी का साइज़ बढ़ाने में इंटरेस्टेड हैं तो आपको 2 विकल्प भी ऋषभ जी ने बता दिया, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं। आगे भी हम ऋषभ जी से बातचीत जारी रखेंगे, कुछ और दर्शकों के सवालों को भी हम शामिल करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पर।